एक औरत गलती से जमी हुई झील में गिर जाती है। उसकी मौजूदगी से वहाँ सदियों से सील किया गया सफेद नाग जाग उठता है। जो नाग हमेशा उग्र रहता था, उसे देखते ही अचानक शांत हो जाता है। और हैरानी की बात ये कि औरत की आंखों में जरा भी डर नहीं होता। वो उसे गहरी भावनाओं से देखती है। लगता है नाग उसकी चुप भाषा समझ जाता है। उसी पल आसमान से श्वेतिका प्रकट होती है। सफेद नाग तुरंत हमला करने को मुंह खोलता है, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही श्वेतिका एक जोरदार वार कर उसे वापस पानी में धकेल देती है। काव्या को उम्मीद थी कि श्वेतिका उसकी हालत समझेगी, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसकी जान लेने पर उतर आती है। एक नई गलतफहमी और एक नया टकराव शुरू होने वाला था। जब से काव्या श्वेतिका के गुप्त महल में रहने लगी थी, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसने उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन ठीक उसी वक्त श्वेतिका से बरसों से एक तरफा प्यार करने वाली रिया वापस लौट आती है। लौटते ही उसे पता चलता है कि श्वेतिका ने शादी कर ली है, और वो भी एक बिल्कुल साधारण इंसान से। काव्या को बेझिझक महल में आते जाते देख रिया अंदर ही अंदर जल उठती है। रात गहराते ही रिया कमरे की सारी बत्तियां बुझा देती है। बिना हिचक अपनी हथेली काटती है और खून लाल मोमबत्ती में टपका देती है। धीरे धीरे उसकी परछाई जिंदा हो उठती है। वो उसे हुक्म देती है, काव्या को मार डालो। परछाई तुरंत निकल पड़ती है। वो चुपके से पर्वत लोक पहुंचती है और काव्या के कक्ष में दाखिल होती है। हमला करने ही वाली होती है कि अलमारी में छिपे युग की नजर उस पर पड़ जाती है। परछाई फुर्ती से एक हथियार फेंकती है। शोर होता है और काव्या जाग जाती है। वो किसी के हमले को देख भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने वाला बेहद तेज और प्रशिक्षित होता है। काव्या उसका मुकाबला नहीं कर पाती। जान बचाकर वो आंगन की ओर दौड़ती है और जोर से एक नाम पुकारती है, लेकिन सुरक्षा मंत्र कोई असर नहीं दिखाता। मजबूर होकर वो बाहर की ओर भागती है और परछाई लगातार उसका पीछा करती रहती है। आखिरकार काव्या खाई में गिर जाती है, मगर उसकी मौत नहीं होती। वो फिर उसी ठंडी झील में जा गिरती है। संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि एक विशाल सफेद नाग सामने आ जाता है। अजीब बात ये कि दोनों के बीच टकराव नहीं, बल्कि किसी पुराने रिश्ते जैसी खामोश पहचान होती है। उसी पल श्वेतिका वहाँ पहुँचती है। नाग दिखावे के लिए काव्या पर झपटता है, लेकिन श्वेतिका उसे बेरमी से दबा देती है। एक दर्दनाक चीख के साथ सुनहरी कीलों से उसे झील की तलहटी में जकड़ दिया जाता है। काव्या पूरी घटना समझाने की कोशिश करती है, लेकिन श्वेतिका एक शब्द भी मानने को तैयार नहीं होती। उसका यकीन होता है कि काव्या वही औरत है जो जानबूझकर यहाँ आई अपने सवारी नाग को ढूंढने। गुस्से में वो काव्या का गला दबा देती है। मैंने सोचा था तुम ज्यादा देर तक नाटक करोगी, पर इतनी जल्दी टूट जाओगी ये नहीं सोचा था। काव्या बेबस होकर पूछती है, क्या आपने कभी मेरी भावनाओं पर भरोसा किया ही नहीं? बस यही एक वाक्य श्वेतिका के दिल की दीवारें गिरा देता है। वो अनजाने में पकड़ ढीली कर देती है और काव्या को अपने सीने से लगा लेती है। पुराने प्यार, गलतफहमियां और अधूरे जख्म सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। काव्या गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश रहती है। श्वेतिका के मन में अपराध बोध और शक दोनों पलने लगते हैं। वो उस रात की पूरी जांच का आदेश देती है। चंद्रलोक भवन में सिर्फ एक दासी बताती है कि उस रात वो अभ्यास में थी और उसे कुछ भी पता नहीं। बाकी लोग चुप रहते हैं। कोई ये तक कह देता है कि शायद काव्या वहाँ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही ये कहानी गढ़ ली। ये बात श्वेतिका के मन के शक को और गहरा कर देती है। जब काव्या होश में आती है और सच बताने जाना चाहती है, तो उसे पता चलता है कि उसे नजरबंद कर दिया गया है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। तभी श्वेतिका को युग याद आता है, जो हाल के दिनों में अक्सर वहाँ जाता रहा था। कड़े सवालों के बाद वो आखिर सच बता देता है। उस रात उसने सच में एक परछाई को काव्या पर हमला करते देखा था। श्वेतिका सन्न रह जाती है। वो समझ जाती है उसने एक बार फिर काव्या के साथ नाइंसाफी की।